राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आरती अग्रावत। इंडिया न्यूज हरियाणा पर मंच लगातार जारी है। सुबह से दिग्गजों का तांता यहां पर लगा हुआ है और इस वक्त हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं INLD चीफ अभय चौटाला साहब। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम राम। सर, सबसे पहले तो जो अभी हाल ही में आपके परिवार के साथ क्षति हुई, देश और प्रदेश के साथ भी, उसके लिए मेरी पर्सनल संवेदनाएं भी, तो उनकी पृष्ठभूमि को किस तरह आप और कार्यकर्ता आगे ले जाएंगे सर? चौटाला साहब ने अपने जीवन काल में हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे ऐसे ऐसे समय देखे थे जी। कि हर व्यक्ति लड़खड़ा सकता था, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमेशा आगे की सोच रखते थे कि हमने भविष्य में क्या करना है, और हमेशा उन्होंने अपने साथियों को, जो कभी कहीं छोटा मोटा डिमोरलाइज हुआ, उसको बड़ा हौसला दिया और बड़े हौसले के साथ उसको हाथ पकड़ करके आगे लेकर के बढ़ने का काम किया। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, चले गए। परमात्मा को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन आज भी हर कार्यकर्ता जो है, जब भी मुझे मिलता है पर्टिकुलर, तो ये बात खुल करके करता है कि हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को और आगे बढ़ाना है, और हम बहुत जल्दी अपने संगठन का गठन भी करेंगे और दोबारा नए सिरे से उसी तरह संघर्ष की राह अपना करके हरियाणा के लोगों की जो आज अनदेखी हो रही है, उसके लिए न केवल हम उस आवाज को उठाने का काम करेंगे, उसके लिए अगर हमें किसी भी तरह के कड़े कदम भी उठाने पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी हमेशा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। अब उनकी नीतियों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को, दोनों को लेकर के बढ़ेंगे। सर, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जब ओम प्रकाश चौटाला साहब का निधन हुआ तब सोशल मीडिया पे बड़े तो उनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन युवाओं ने और जो छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया और बहुत ज़्यादा वायरल वो कंटेंट रहा। मतलब उस समय ओम प्रकाश चौटाला साहब के शुरुआत से उनके जब वो एक केस हो गया था, जब उनको देवीलाल चौटाला साहब ने घर में आने की एंट्री भी नहीं दी थी, तमाम बातें, हर चीज़ सर्च की गई और लोगों ने, बच्चों ने भी जुड़ाव महसूस किया। ये उनका ऑरा रहा है। वो हमेशा लोगों के बीच में रहे। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को पीठ थपथपाई और उनसे कहा कि हमारा समय तो बीत जाएगा, लेकिन आप में से जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस देश को किस तरह से बचाना है। आज किस तरह से देश को राजनीतिक तौर पे कमजोर किया जा रहा है, किस तरह से कि राजनीति आज देश में हो रही है, आपको उसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बातें छोटे छोटे बच्चों से लेकर के अपनी उम्र तक के लोगों के बीच में बैठ करके करी। उसी का नतीजा है कि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को केवल एक नेता के रूप में नहीं देखते लोग। उन्हें तो एक तरह से लोग ये मान करके चलते हैं कि आज ऐसे नेता की सख्त जरूरत है। जन नेता के तौर पर, जन नेता के तौर पे आज उनको देखा जा रहा है। वो तो अपने आप में एक गाथा है, बुक्स है, जिसको जितना पढ़ो, जितना आप उनके बारे में जानो, उतना थोड़ा है। आपने तो उनको, अभी मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम चौटाला साहब के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, बुक्स लिखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो मेरे से उनके बारे में जानकारी लेना चाहोगे मैं आपको दे दूंगा। वो कहने की जरूरत नहीं है आपसे, कहे इतने लोग हैं उनके बारे में बताने वाले, और उनके बारे में आज इतना सब कुछ हमारे सामने है कि अगर लिखना शुरू करेंगे तो 1,000 पेज की बुक्स लिखी जाएगी, छोटी मोटी नहीं। सर, और पढ़ने लिखने के वो खुद शौकीन थे। शौकीन थे, तभी आप देखो जेल में रहते हुए उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी। हाँ, उस उम्र में दी। 10वीं की नहीं, उन्होंने 12th तक की पढ़ाई पूरी करी।
जेल में रहते हुए 12th तक की जेल में पढ़ाई। रहते हुए। तो आपने खुद इतना करीब रहते हुए बच्चों ने, पोतों ने, उनकी क्या एक सीख है जो आगे ले जा रहे हैं आप लोग? हमारे साथ तो उनका बहुत कम समय बिताया उन्होंने, वो तो पब्लिक में रहे, जनता के बीच में रहे। जितना लोग उनको जानते हैं नजदीक से, उतना तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमें तो कभी महीने में, 2 महीने में, कोई 1 दिन 2 दिन मिलते थे, बड़ी मुश्किल से। बाकी समय उन्होंने लोगों के बीच में रह करके संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम किया। हमने उनसे ये चीज सीखी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आप ये मान के चलो कि किसी के साथ दगा और धोखा करने के बजाय अपनी लाइन खींचने का काम करो, और अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं वो बहुत पीछे रह जाए आपसे। एक पर्सनल सवाल कि जब कोई पिता पब्लिक डोमेन में होता है तो वो बच्चे उनसे कितना, जैसे आपने कहा हम तो मिल भी नहीं पाते थे, 1 दिन महीने में 1 बार ऐसा मौका मिलता था। हम तो घर में भी जब आ जाते थे तो आने के बाद उनसे मिलने का समय मुश्किल से, खाने का जब समय होता था उनका तब मिलता था। बाकी टाइम भी वो फिर अपने साथियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते थे। अगर सत्ता में थे तो फिर रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठ करके फाइलों का निपटारा करते थे, और भविष्य में हमने क्या करना है, अगले कल क्या करना है, उसके बारे में चिंता करते थे। एक पिता और बेटे के तौर पे कमी महसूस नहीं होती कि मैं और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए? जो काम वो कर रहे थे हम उसको देख करके बड़े संतुष्ट थे। सर, एक राजनीतिक परिवार यूपी में है, मुलायम सिंह का परिवार। वहां पर भी चाचा भतीजे में खटपट हुई शिवपाल और अखिलेश के बीच में, लेकिन शिवपाल ने आकर अपने भतीजे से हाथ मिला लिया। हरियाणा में भी उससे ज्यादा दम रखने वाला एक परिवार है। तो क्या भतीजे दुष्यंत अगर चाचा अभय के पास आते हैं तो चाचा मानेंगे? पार्टी में आते हैं तो हाँ, पार्टी में वो पार्टी छोड़ करके गए थे। अगर वो अपनी गलतियां कहीं खड़े होकर के महसूस करते हैं और वो दोबारा आकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो मेरी ख्याल हमारी पार्टी के लोग जरूर अच्छा जो गलतियां की उसको माफ करेंगे। लेकिन मैंने जब यही सवाल, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बोला कि ये कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, मैंने ये कहा है कि पार्टी में आ सकते हैं। हाँ, पार्टी के लिए, मैं परिवार के लिए नहीं, विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए। अब अर्जुन जी ने उसके लिए भी मना किया। हाँ, तो ठीक किया होगा। हाँ, वो नौजवान है, उसकी सोच अलग है। हाँ, तो विचारधारा उन्होंने कहा कि उनकी एकदम अलग हो चुकी है, तो ऐसी विचारधारा से हम कैसे मिल सकते हैं, उनका कहना है। चलो, वो उसकी सोच है जो उसने कहा है। अच्छा सर, नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,46,000 नौकरियों को देने की बात कही थी, लेकिन तो आप मुझे एक चीज बता दें, आपने नायब सिंह सैनी से पूछना चाहिए था कि हरियाणा का नौजवान जो है विदेश क्यों जा रहा है। मैं वही उसी सवाल पे आ रही थी। और अभी पिछले हफ्ते 104 युवाओं को यहाँ डिपोर्ट किया गया, 34 हरियाणा के थे। 104 को छोड़ दो, भूल जाओ। मैंने जब परिवर्तन यात्रा करी थी तो मैं हरियाणा के करीब 2000 से ज्यादा गांव में गया था। पर्टिकुलर नायब सिंह सैनी जिस जिले से संबंध रखते हैं, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो जिले हैं, यहाँ गांव के गांव खाली हो गए। आपको बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिस गांव के अंदर 20 साल से लेकर के 40-45 साल तक के जो युवा हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, बाकी सारा परिवार चला गया। वो क्यों पलायन कर गया, इस बात का जवाब नायब सिंह सैनी दे, जो बताए कि वो नौकरी अगर आप दे रहे हो, रोजगार अगर आप दे रहे हो, आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हो हरियाणा के लिए, तो फिर इस तरह से पलायन क्यों हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है। बिल्कुल, ये बात मैंने विधानसभा में उठाई। 2 चीजों को लेकर के पर्टिकुलर मैंने नौजवान का इशू जो था, एक तो नशे को लेकर के कि नशे से नौजवान जो है वो बर्बाद हो रहा है। उस नशे की रोकथाम की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार ने हर बारी आश्वासन दिया, हर बारी ये कहा कि हमने अलग से इसके लिए पुलिस का गठन कर दिया, हम अलग से जिले बना रहे हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। बढ़ने की बजाय नशा बेचने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम किया। मैंने सबूत दिए कि आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो है, जो मौजूदा एमएलए था, विधानसभा मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने उसके फोटो दिखाए कि नशा बेचने वाले जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनके पुलिस ने जिनके खिलाफ FIR लॉन्च करी है,
ये इनकी गाड़ियों में घूमते हैं, ये इनकी फूल मालाएं डालते हैं, एक दूसरे को माला डालते हुए फोटो लेते। मैंने इस इशू को जहाँ रेज किया वहाँ इसको भी किया था कि परिवर्तन यात्रा के दौरान मैंने देखा था कि गांव के गांव खाली हो गए। मैंने कहा इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कहाँ रोजगार है, कहाँ नौकरी है, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बिना मतलब हाउस का समय बर्बाद करते हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आज भी वही हालत है, कोई नौकरी नहीं। वो बता दे, वो कहता है 1,48,000 नौकरियां दी, श्वेत पत्र जारी करेगा, सिर्फ ये कहे क्यों? ले बताओ कौन से डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के ऊपर कितने कितने लोगों को लगाए, उसमें हरियाणा के कितने लोग हैं वो भी बता दें। बिल्कुल, जो चीज़ें पहले पंजाब में थी, पंजाब में नशा और वहाँ के युवा जाया करते थे, बट वो अब हरियाणा में भी होने लगा है। हरियाणा से भी कई युवा जाते हैं और इलीगल तरीके से। इसको बढ़ाया गया सरकार की तरफ से। अच्छा, हाँ, ये कहना गलत है कि हरियाणा में नशा आया। नशा कौन लेकर के आया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, कोई और नहीं है। अगर कोई दूसरा अपोजिशन का आदमी लेकर के आएगा तो सरकार पट के अंदर नहीं दे देगी उसको बदनाम करने के लिए सरकार पता नहीं क्या क्या काम करेगी फिर। तो ये सरकार ही लेकर के, ये सरकार ही जिम्मेवार है इसके लिए पूर्ण रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली चुनाव भी जीत चुकी है, चलो, और कांग्रेस ने 0 की हैट्रिक भी लगा ली है। ये मान के चलो, हर आदमी का कभी ना कभी समय आता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। आज कांग्रेस जो है, जो कभी इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 100 साल राज किया, आज वो हाशिए पे। आने वाले समय में कोई और लोग भी राजनीतिक तौर का, अब ये मान के चलो कि हर घर में पैदा होने वाला बच्चा खेती करने वाला सारी उम्र खेती नहीं करेगा। वो IAS भी बनेगा, वो राजनेता भी बनेगा, वो बिजनेसमैन भी बनेगा। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस हैं, होने भी चाहिए, जरूरी है। कितने दिन भाजपा अच्छा करेगी लोग पसंद करेंगे, जिस दिन भाजपा कोई गलत करेगी उस दिन सत्ता से बाहर कर दें। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल तो दावा किया करते थे कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दावा तो दुनिया करती है, दावे सारे सच थोड़े हुआ करते हैं। क्या आप भी ये मान के चलती हो कि आपने सारी उम्र ये काम करना है? बस, तो फिर हर आदमी की अलग सोच। ठीक है सर, बिल्कुल हर आदमी की अलग सोच है। अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर बीइंग रीजनल पार्टी आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? हरियाणा की मीटिंग रखी है। अच्छा, कल डिसाइड करेंगे, कल डिसाइड हम चुनाव लड़ेंगे। ओके, लेकिन कल हम अपने साथियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट लाया उसकी बहुत तारीफें की कि ये आम आदमी का बजट है, 12 साल से सालाना आय वाले लोगों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया, बहुत अच्छा बजट इसको बताया गया। फिर उसके बाद नायब सैनी ने PC करके भी बोला कि हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। अभी हरियाणा का भी बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो सिर्फ कर्जा है। अच्छा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारी कहावत है, घी पियो कर्जा लो, कर्जा लो घी पियो। हरियाणा के अंदर भी आप ये मान के चलो, ये कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमने रोजगार दिया है, नौकरी दी है, तो कर्जा किस बात का है? 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्यों है? फिर तो कर्जा नहीं होना चाहिए ना। अगर तुम्हारी प्रोग्रेसिव स्टेट है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर कर्जा बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए कर्जा लेना पड़ा आपको? उनसे ये पूछ लो, क्या चीज आपने बनाई कर्जा लेकर के? कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? इन्होंने गीता जयंती बनाई, जो 40 रुपए की किताब थी 40,000 में बेची। अच्छा, हाँ, ये सबूत दिए मैंने विधानसभा के अंदर ठोक ठोक के कि तुमने तो इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या करोगे? जो 40 रुपए में किताब तैयार हो जाती है, आपने उस किताब को 40,000 में बेचा है, खरीदा है। और सर, सोशल मीडिया पर अर्जुन को बहुत लोग सर्च करते हैं, ये मैंने उनको भी बताया था। हमारे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो अर्जुन के ही फैन हैं। विधानसभा में अगर उनको सुनने की बात आती है तो वो सिर्फ अर्जुन को सुनना चाहते हैं। तो अर्जुन से, INLD से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने उसको जिम्मेवारी दे रखी है, वो यूथ के लिए काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, यूनिवर्सिटीज में जाता है, मिलता है, उनके साथ डिबेट करता है, बैठता है, बात करता है, चर्चा करता है। उसको शुरू दिन से, आज से नहीं, जब वो स्कूल में था तब से UNA को डिबेट में गया है। अच्छा, UNA को डिबेट में जाना बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी एक बात बच्चे है। के लिए। आज भी उसको बहुत सारे ऑफर आते हैं डिबेट्स के, क्या पाओ। मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ, जाओ, जो काम करना है उसमें पीछे नहीं देखना, अपने उसके लिए समय निकालो।
और जाकर के उस काम को आगे करो, आगे बढ़ो। वो एक गाड़ी का जिक्र कर रहे थे कि 15 साल की उम्र में उनको एक गाड़ी पसंद आई थी, वो गाड़ी उनको मिल गई थी, फिर वो खेतों में चलाते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने पहले कोई रूल वैसे तो नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ 18 साल से पहले मैं खेत खलिहानों में चला लिया करता था, यहाँ वहाँ वो रूल जरूर ब्रेक किया है। शौकीन, राजनीति से अलग और हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, उन्होंने कहा उससे अलग उनका ये शौक था कि कार ड्राइव का। चलो पूरा हो गया उसका। हाँ पूरा हो गया। अभी आगे अभय चौटाला एज इंडिविजुअल आपके क्या टारगेट है, किस तरह INLD को भी आगे बढ़ाना चाहते हो और खुद भी? पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को आगे लेकर के जाना है। तो CM जरूर बनेंगे आप? मेरी सोच यही है। आपकी सोच यही है? मेरी सोच ये नहीं है कि मैं किसी के नीचे बैठ करके काम करूं। चलिए, अभय चौटाला साहब ने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और उनकी एक ये कहना हमेशा से जो कहते आए हैं कि अगर बनूंगा तो CM बनूंगा, और उस पर वो अभी भी अड़िग है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम।